आधा ही मिला। ठाकुर ने कहा, देर से पहुंचे थे। हमेशा वही बात पर क्या करे, ठंड में इंसान का शरीर भी साथ नहीं देता। हाँ, लेकिन जब तक सांस है काम तो करना ही पड़ेगा। वो दोनों बच्चों के पास जाकर बैठे। रघुवीर ने अपनी बेटी काव्या के सिर पर हाथ फेरा। बाबू, बहुत ठंड लग रही है। अब नहीं लगेगी बेटा, अब ये कमीज तेरी ढाल है। तुम खुद ठंड में कांप रहे हो, फिर भी। माँ बाप की ठंड बच्चों की गर्मी में ही निकल जाती है सरिता। 3 दिन बीत चुके थे। सर्दी अब जैसे जान ले लेने वाली हो गई थी। हवा में नमी नहीं, सीधे बर्फ की सुइयां चल रही थीं। गांव की गलियां सूनी थीं। लोग दरवाजे बंद करके रजाई और अलाव के सहारे खुद को बचाने की कोशिश में लगे थे। पर रघुवीर के घर में तो ना रजाई थी, ना अलाव के लिए सूखी लकड़ियां। झोपड़ी के कोनों में हवा सीटी बजा रही थी, मानो कह रही हो, देखो कौन बच पाता है आज। रघुवीर, बाहर का दरवाजा कसकर बंद करो, हवा अंदर आ रही है। बच्चों के होंठ नीले पड़ गए हैं। लकड़ी की कील निकल गई है, रस्सी से बांधता हूँ। उसने टूटी रस्सी से दरवाजा कसकर बांधा और लौटा तो देखा सरिता ने बच्चों को अपनी गोद में समेट रखा है। बाबू, बहुत ठंड लग रही है, आग जलाओ ना। रघुवीर ने चारों ओर देखा। लकड़ी नहीं थी, सिर्फ पुरानी बांस की टोकरियां और कुछ सूखे पत्ते। सरिता, ये टोकरियां ही जलानी पड़ेंगी, नहीं तो बच्चे जम जाएंगे। पर यही टोकरियां तो काम में आती हैं। जीने के लिए पहले सांस चाहिए, बर्तन बाद में काम आएंगे। उसने टोकरियां तोड़ी, चूल्हे में रखी और माचिस जलाई। थोड़ी देर में आग की लौ उठी, पर वो लौ इतनी कमजोर थी कि बस कुछ मिनटों में बुझने लगी। सरिता, अगर कल तक लकड़ी ना मिली तो ये झोपड़ी भी बर्फ बन जाएगी। अगले दिन सूरज तो निकला, पर उसकी किरणों में भी गर्मी नहीं थी। पूरा गांव जैसे मौत की नींद में था। लोग घरों में बंद थे। खेतों पर अब सफेद बर्फ की परत जम चुकी थी। रघुवीर ने बाहर झांका। हवा में धुंध ऐसे घूम रही थी जैसे किसी भूत का साया हो। कहीं मत जाना आज, ठाकुर का गोदाम भी बंद होगा। सुना है कल रात उसके एक मजदूर की ठंड से मौत हो गई। अगर मैं ना जाऊं तो बच्चों को खाने को क्या दूं सरिता? मौत तो वैसे भी हमारे दरवाजे पर खड़ी है। पर जाओगे तो ठंड तुम्हें भी ले जाएगी। मैं नहीं चाहती तुम्हें